हमने उस दिन देखा था ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में हमने हिपैरिन के बारे में देखा था। हिपैरिन इज द विटामिन के एंटागोनिस्ट, है ना। विटामिन के एंटागोनिस्ट और विटामिन के डिपेंडेंट जो भी फैक्टर है, जो फैक्टर विटामिन के ऊपर डिपेंड, एंटीकोएगुलेंट्स जो डिपेंड ऑन विटामिन के, लाइक 2, 7, 9, 10, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, these are these are the factor which was damaged by warfarin। वॉर्फरिन के कारण विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती, एंड विटामिन के नहीं होने के कारण फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये फैक्टर्स कोएगुलेटिंग फैक्टर्स नहीं बनते हैं बॉडी में। तो इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। लाइकली कि हमें सिर्फ क्लॉट नहीं बनने के लिए हमें क्या चाहिए कि फैक्टर 10 या फैक्टर 2 ना बने। सो देयर आर न्यूअर मॉलिक्यूल्स जो स्पेसिफिकली फैक्टर 2 या फैक्टर 10 पे काम करेंगे। एवरीवन नोज कि ये डायग्राम फैक्टर 2 या फिर फैक्टर 10, फैक्टर 10 या 2 पे भी काम करने वाली दवाइयाँ बन गई, तो बाकी के ऊपर के फैक्टर्स को डैमेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज अ need of newer anticoagulants which are specifically act on factor 2 and factor 10. Okay, so what we have seen that day we have seen warfarin। warfarin में हमने देखा था दिस इज विटामिन के। इतनी लाइन बोलना बहुत जरूरी है वाइवा में, एग्जाम में जो मैं बोल रहा हूँ, ये हर एक स्लाइड में से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने वही लिया हुआ है। वॉर्फरिन के बारे में आपने पूछा तो बोलना विटामिन के डिपेंडेंट है, इसमें फैक्टर 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं बनते। टुडे वी आर गोइंग टू सी जो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जो फैक्टर नॉन डिपेंडेंट है, लाइक कि जो स्पेसिफिकली काम करेंगे डायरेक्ट इनिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन। आज हम लोग ये देखेंगे डायरेक्ट एक सेकेंड, एक कॉल है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बोला ना। मी म्हणताय बाबा जी आहे हो, ते म्हणे एकदम लुष्टपणा झाले आहेत, आणखी काय म्हणतात काही खातात करतात, त्यामुळे संध्याकाळी सायंकाळी म्हणा सलाईन लावून दे का घरी येऊ। ठीक है, ठीक कारण का त्याचा अगर टीव्ही तर त्याचा पैसे खूप घेतील ते। बरोबर, ठीक थोडासा येऊन चेक करून दे, सलाईन लावून दे। हो। हाँ, सॉरी, आवाज येतोय ना नितिन? हो सर येतं आहे। हाँ, तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी अगर ये सारा पाथवे हमें याद आ गया। तो ये पाथवे अगर पता है तो एवरीथिंग इज इजी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके सुनिए। व्हाट इज दिस? यहाँ पे देखो, व्हाट इज ओवर हियर। हाँ हाँ बबलू, छोड़ दो रिपोर्ट वहां पे। सो वॉर्फरिन देखो, ये वॉर्फरिन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वॉर्फरिन लिखा हुआ है, वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। फैक्टर 2 के ऊपर वॉर्फरिन 7 के ऊपर जाएगा, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 के ऊपर वॉर्फरिन एक्ट करेगा। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन फैक्टर 2 एंड फैक्टर 10 दोनों पे काम करेंगे। अनफ्रैक्शनेटेड हिपारिन, जो हिपारिन हम लोग लगाते थे हॉस्पिटल्स में, तो वो अनफ्रैक्शनेटेड हिपारिन है, वो फैक्टर 12, 11, 9 इन सब पे काम करेगा। तो हमें इतने सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं, हमें एक तो चाहिए फैक्टर 2 को ब्लॉक करने वाले या फैक्टर 10 को ब्लॉक करने वाले। तो ऊपर वाला फैक्टर दिस इज फैक्टर 10, ठीक है, नीचे वाला फैक्टर 2। तो हम लोग अभी देखेंगे जो फैक्टर स्पेसिफिकली जिस पे काम करेंगे, जैसे कि फैक्टर 2 में जो है, फैक्टर 2 को जो ब्लॉक करेंगे दैट इज डेबिगेट्रान। ओरल में हम लोग पढ़ रहे हैं, डेबिगेट्रान इज ओरल। एंड फैक्टर 10 में जो काम करे दैट इज रिवरक्सेबान एंड अपेक्सेबान। बस 3 मॉलिक्यूल है जो ओरल में काम करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर एंड डायरेक्ट 10A इनिबिटर्स। व्हाट्स रॉन्ग विद द वॉर्फरिन? वॉर्फरिन के साथ क्या हुआ कि वो नहीं हमें यूज करने, बाकी क्यों यूज करने? क्योंकि नैरो थेरापेटिक रेंज है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, स्लो ऑफसेट ऑफ एक्शन है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मल्टीपल ड्रग एंड डिलीवरी इंटरेक्शंस, इसके साथ बहुत सारे ड्रग के इंटरेक्शंस होते हैं। मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, इसमें मॉनिटरिंग हमें पोजीशन का पीटी, पीटीटी, आईएनआर चेक करना पड़ता है बार बार वॉर्फरिन अगर देते हैं तो। डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर,
अंडर यूज ऑफ थेरेपी ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इवेंट, इसमें एडवर्स इवेंट होने के ज्यादा चांसेस है। तो आपको पूछा वारफेरिन क्यों नहीं यूज करना है, तो यू कैन गिव ऑल दीज रीजन। ओके, तो जो नए मॉलिक्यूल है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, एक तो हमें पता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर मतलब फैक्टर 2 इनिबिटर या फिर फैक्टर 10A इनिबिटर्स, बस दो ही चीजें हैं, एक तो फैक्टर 2A इनिबिटर एंड 10 इनिबिटर। 2A इनिबिटर्स में डेबिगेट्रान जो प्राडेक्सा के नाम से मिलती है दवाई, जो फैक्टर 10A इनिबिटर है वो रिवरेक्सेबन एंड एपिक्सेबन, अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके आप शॉर्ट नोट निकाल लेना, इसमें से स्लाइड में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी दो दो लाइनें लिख लेना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डेबिगेट्रॉन आर कॉम्पिटेटिव, देखो यहाँ से लिखना डेबिगेट्रॉन, एग्जाम में कैसे लिखना, डेबिगेट्रॉन आर कॉम्पिटेटिव डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, ठीक है, वो थ्रोम्बिन को इनिबिट करते हैं, दिस कॉम्पिटेटिव मतलब जहां पे थ्रोम्बिन बाइंड होने वाला है उसकी जगह पे डेबिगेट्रॉन बाइंड हो जाएंगे और थ्रोम्बिन को इनिबिट करेंगे। बोथ फ्री एंड क्लॉट बाउंडेड थ्रोम्बिन, आपके बॉडी में जो भी थ्रोम्बिन होगा एक तो वो क्लॉट के ऊपर होगा या फ्री फॉर्म में होगा, कहीं पे भी थ्रोम्बिन होगा उसको डेबिगेट्रॉन ब्लॉक कर देगा। एंड थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड, एक सेकंड वेटिंग में दिखा, एंड थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिशिएटेड बाय द एक्टिव। देखो क्या होता है, क्या करता है डेबिगेट्रॉन, सिर्फ दो लाइन में लिखना, डेबिगेट्रॉन क्या करता है, एक तो ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, थ्रोम्बिन कॉम्पिटेटिव थ्रोम्बिन इनिबिटर है, थ्रोम्बिन को इनिबिट कर देता है, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो या थ्रोम्बिन क्लॉट फॉर्म में हो, दोनों को इनिबिट करेगा और प्लेटलेट को भी एग्रीगेट नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या बताना है इसके बारे में, डेबिगेट्रॉन सिर्फ इतना लिखना, फार्माकोकाइनेटिक्स हाफ लाइफ इज 15 to 17 आवर्स एंड 90% इज, ये इंपॉर्टेंट है, 90% इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन। मतलब क्या होता है अनचेंज यूरिन, मतलब वो वेस्ट कितना हो रहा है, देखो जो डेबिगेट्रॉन है वो 90% यूरिन से अनचेंज वैसे के वैसे निकल रहा है। जो डेबिगेट्रॉन प्राडेक्सा नाम से गोली है, अब तो 150 mg की गोली है तो वो 140 mg 130 mg यूरिन में से ऐसे निकल रहा है, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, हार्डली 10% से भी कम। तो क्या लिखेंगे, द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डेबिगेट्रॉन फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 7%, 3 to 7%, मतलब ये अवेलेबल कितना है, ओनली 3 to 7%। सीमैक्स ऑकर एट मैक्सिमम कितना टाइम में, ये बॉडी में कितने टाइम में आ जाएगा ब्लड में, इन 1 आवर। इतने दो दो पॉइंट ही लिखना है, इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछा तो आपको बताना आना चाहिए। मिनिमल मेटाबॉलिज्म ऑफ डेबिगेट्रॉन बाय CYP3A4 एंजाइम इज क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, ये एंजाइम है जो लीवर में होता है, मोस्टली जो भी दवाई खाते हैं जो मेटाबोलाइज्ड होती है इधर लीवर में या किडनी में होती है, बट इतना सिग्निफिकेंटली CYP3A4 जो एंजाइम है जो लीवर में होता है इतना स्पेसिफिकली एक्ट नहीं करता। इसीलिए क्यों बताया गया है, अगर पेशेंट को हिपैटिक डिसीज है, जॉन्डिस है, लीवर फेल्यूर है, ऐसे पेशेंट में यू कैन यूज डेबिगेट्रॉन क्योंकि ये मेटाबोलाइज लीवर में नहीं होता है। दैट्स वाई लीवर डिसीज में डेबिगेट्रॉन दे सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो लीवर डिसीज में नहीं दे सकेंगे। बस ये दो लाइन लिख लेना, बुक में शॉर्ट नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस निकालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, हाँ इसमें इसमें से दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक्स वो डेबिगेट्रॉन। देखो डेबिगेट्रॉन प्रोलॉन्ग एपीटीटी विच टारगेट इंट्रिंसिक पाथवे, मैंने आपको बताया था एपीटीटी जो इंट्रिंसिक पाथवे में मोस्टली चेंज होता है और एक्सट्रिंसिक में पीटीटी, ठीक है। तो एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये इंट्रिंसिक में अगर पेशेंट आपके पास आया है जो डेबिगेट्रॉन ले रहा है उसको आपका एपीटीटी लेवल चेक करना चाहिए, ठीक है। जबकि इसमें नीचे की लाइन देखो, यहाँ से डेबिगेट्रॉन हैज रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट ऑन prothrombin time and INR. Dabigatran has relatively little effect on the prothrombin time and INR. prothrombin time PT और INR में डेबिगेट्रॉन का इतना इफेक्ट नहीं होता। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पूछा तो बता सकते हैं। पेशेंट अगर डेबिगेट्रॉन ले रहा है तो उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पेशेंट का उसको पेशेंट का APTT चेक करना पड़ेगा।
इंडिकेशन एंड यूजेस, रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, रिडक्शन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हुआ रे बाबा? हाँ, सुनो ये साफ लेकर चलो। रिडक्शन ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म, कहाँ यूज करेंगे वो तो सबको पता ही है, ये एंटीकोएगुलेंट्स है सारे के सारे ड्रग, तो कहाँ कहाँ यूज होगा, स्ट्रोक के पेशेंट में, सिस्टमिक एम्बोला है जहाँ पे वहाँ पे, नॉन वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में, ट्रीटमेंट ऑफ अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर पेशेंट को है, पल्मोनरी एम्बोला है अगर पेशेंट को, ये सब आप पढ़ लेना, वो मोर और लेस सभी के इसमें सेम ही है, जहाँ पे एंटीकोएगुलेंट्स की जरूरत है वहाँ पे हम लोग डेबिकेटॉन यूज करेंगे। रिडक्शन इन रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन नॉन वेल्वुलर एएफ, देखो डोजेस दिए हुए हैं, यू कैन यूज 75 mg ट्वाइस डेली या 50 mg ट्वाइस डेली, डिपेंडिंग अपॉन अ क्रिएटिनिन क्लियरेंस, पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितना है, सीआरसीएल मोर देन 30 है या सीआरसीएल 15 से 30 है। आपको सीआरसीएल निकालने का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपके काम में आएगा। देखो ये सीआरसीएल कैसा निकालना है, किसी भी पेशेंट का आपको अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालना है, उसकी किडनी कैसी काम कर रही है, इफ यू वांट टू नो, सिर्फ क्रिएटिनिन देखने से नहीं होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी अगर देखना है एग्जैक्टली कितना है तो बहुत ईजी है, यू कैन डू इट इन योर क्लिनिक। सिर्फ मोबाइल में आपको ये फॉर्मूला डालना है, क्या है फॉर्मूला, 140 माइनस एज, 140 माइनस एज, पेशेंट का अगर 40 अगर एज है तो 140 माइनस 40 दैट इज 100 इनटू वेट, पेशेंट का वेट अगर 100 किलो है तो दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन, आपको सिर्फ पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन का लेवल लैब से चेक कराना है, तो यू कैन गेट अ क्रिएटिनिन क्लियरेंस। पेशेंट का जीएफआर कितना है, जीएफआर इज मोर और लेस लाइक अ क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट क्रिएटिनिन क्लियरेंस। जैसे कि ये पेशेंट में हमें अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस मोर देन 30 है तो 150 mg देना है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 to 30 mg है तो 75 mg देना है। ओके, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दिस इज द फॉर्मूला क्रिएटिनिन क्लियरेंस का। ओके, देन इफ डोज ऑफ प्रोडक्साइज, हाँ इसका ये बोलना है, डोज ऑफ प्रोडक्साइज नॉट टेकन एट अ शेड्यूल्ड टाइम, द डोज शुड बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल ऑन द सेम डे। अगर आपने 10 बजे की टैबलेट है 10 बजे नहीं ली तो यू कैन टेक इट बाय जब भी आपको याद आता है। द मिस्ड डोज शुड बी स्किप्ड इफ कैन नॉट बी टेकन एटलीस्ट 6 आवर्स बिफोर द नेक्स्ट शेड्यूल डोज। मतलब ऐसा नहीं कि कल सुबह एकदम 6 घंटे, दोनों डोज में एटलीस्ट मोर देन 6 घंटे के ऊपर का डिस्टेंस चाहिए। This is the dabigatran, all about the dabigatran. Dabigatran is in patient plan for emergency surgery. देखो जैसे कि हम लोग वारफेरिन अगर देते हैं, वारफेरिन ले रहे हैं या एस्पिरिन ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर इमरजेंसी सर्जरी करना है, वारफेरिन लेना है, तो उसको विटामिन के इंजेक्शन देके हम लोग सर्जरी के लिए ले सकते हैं। बट डेबिगेट्रॉन में वैसा नहीं है, डेबिगेट्रॉन बिकॉज स्पेसिफिक एंटीडोट इज नॉट अवेलेबल। अगर डेबिगेट्रॉन के पेशेंट को, जैसे ये एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, खून पतला रहेगा तो उसको सर्जरी नहीं कर सकेंगे, तो इसका स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है जो कि हम लोग पेशेंट को इमरजेंसी ले सके। ऑप्शन आर आइदर हैव टू वेट अंटिल एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आर स्पॉन्टेनियसली डिमिनिश, उसका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट खत्म होने के लिए हमें वेट करना चाहिए, या फिर बहुत ही जरूरी है तो हमें पता होना चाहिए सर्जरी के वक्त इसको ब्लीडिंग हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, इंक्रीज विथ एज, patient can land up in dyspepsia, abdominal pain, gastritis, hypersensitivity reaction, unexplained increase in myocardial infarction in the dabigatran group। ठीक है, पेशेंट को एमआई के अटैक भी आ सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो कि कौन से पेशेंट में कितना दिन ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या डीवीटी है तो 3 to 6 मंथ देना चाहिए, डीवीटी है अपर एक्सट्रीमिटी में तो 3 मंथ देना चाहिए। तो हर डिसीज जिनमें एंटीकोएगुलेंट्स लगते हैं उनका ये चार्ट है। इफ यू वांट, अगर आपके पास डीवीटी का पेशेंट आता है, अनप्रोवोक्ड काल्फ डीवीटी है, तो पेशेंट को 3 महीने तक डेबिगेट्रॉन देना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रिसेंटली द एफडीए एडेड
A contraindication to the dabigatran label against using drug in a patient with mechanically heart valves. मैंने उसी दिन बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर किसी पेशेंट को मैकेनिकल वॉल्व्स लगे हुए, आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगे हुए हैं, तो उसे डेबिगेट्रॉन मत दो, उसे वेरफेरिन पे ही रहने दो. ओके. The clinical trial in Europe was recently stopped because of the dabigatran users were more likely to experience stroke, heart attack and clot forming on the mechanical heart wall. क्या हो रहा था पेशेंट को? स्ट्रोक आ रहे थे, हार्ट अटैक्स आ रहे थे और ब्लड क्लॉट बन रहे थे बिकॉज ऑफ दैट ऑन dabigatran. इसीलिए warfarin is the choice of drug in patient having artificial valves. इम्पोर्टेंट. ठीक है, वो हमारा हो गया फैक्टर 2A थ्रोम्बिन इनहिबिटर. कौन सा था? डेबिगेट्रान इज द थ्रोम्बिन इनहिबिटर, फैक्टर 2A इनहिबिटर्स. अभी फैक्टर 10A इनहिबिटर्स जो कॉमन पाथवे में 10A है उसके इनहिबिटर, दैट इज रिवोरक्साबैन एंड एपिक्साबैन. दो ही मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, दोनों इजी है. एक्ट रैपिडली विदाउट लैग टाइम, हैव शॉर्ट लास्टिंग एक्शन. रिवोरक्साबैन रिवोरक्साबैन हमें पता है 10A इनहिबिटर से हाफ लाइफ 7 to 9 आवर्स. Peak plasma concentration is 0.5 to 3 hours after administration. Have excellent bioavailability of 80 to 100%. 2 to 3% of rivaroxaban is metabolized by CYP3A4. देखो ये जो है मैंने इसलिए आपको बताया डेबिगेट्रॉन में CYP3A4 का कुछ काम नहीं था, इसीलिए हम लोग उसको लीवर डिसीज में दे सकते थे. बट रिवरोक्साबैन है, ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में, तो लीवर डिसीज में इसको नहीं देना चाहिए. 1/3 ऑफ रिवरोक्साबैन एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, वो 90% हो रहा था डेबिगेट्रॉन यूरिन से. हाफ ऑफ द मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड रिनली while other half by the fecal route. Conclusion क्या है? In patient with atrial fibrillation, rivaroxaban was nor inferior to warfarin for the prevention of stroke or systemic embolism with no significant difference in the risk of major bleeding, although intracranial and fatal bleeding occurred less frequently in rivaroxaban. क्या बोलना है इनका कि जैसे कि पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन का, उसे वारफेरिन भी दिया गया और रिवरोक्साबैन भी दिया गया, तो दोनों में स्ट्रोक प्रिवेंशन का काम नियर अबाउट सेम ही था, उनमें दोनों में डिफरेंस नहीं पाया गया. बट रिवरोक्साबैन देने से जो पेशेंट को ब्लीडिंग होती थी इंट्राक्रेनियल, उसके चांसेस कम पाए गए. इसका मतलब रिवरोक्साबैन इज मोर सेफर देन वारफेरिन. तो आप रिवरोक्साबैन या एपिक्साबैन यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वारफेरिन, इसमें साइड इफेक्ट कम है, इसलिए आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और न्यूरोफिजिशियन ये मॉलिक्यूल ज्यादा यूज कर रहे हैं. रिवरोक्साबैन थेरापेटिक यूज कितना डोज है? 20 mg वंस अ डे. प्रोफिलेक्टिक डोज 10 mg per day. No specific dose adjustment advice in moderate renal function impairment, but should be used with a caution. Contraindicated in severe renal disease. No dose adjustment required for body weight. Body weight कितना भी हो, डोज आपको देना है थेरापेटिकली 20 mg. अगर कोई डिसीज कंडीशन है, प्रोफिलैक्सिस नहीं होने के कारण, जैसे कि पेशेंट का ऑपरेट हो गया, उसको क्लॉट फॉर्म नहीं होने देना है, तो सर्जन कैन स्टार्ट 10 mg वंस अ डे टैबलेट. अगर किसी का ऑलरेडी है तो उसको 20 mg. दिस इज द रिवरोक्साबैन, ऐसा उसका 10 mg का टैबलेट आता है. एफडीए अप्रूव्ड रिवरोक्साबैन को एफडीए ने अप्रूव कर दिया था 2011 में टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डीवीटी, deep vein thrombosis and pulmonary embolism in a patient undergoing knee and hip replacement surgery. जाना है तो उनको शुरू कर देना चाहिए. For prevention of the thromboembolism and stroke in a patient of a non-valvular atrial fibrillation, ऐसे पेशेंट को भी देना चाहिए. Treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism as well as reduce risk of DVT. मतलब most safest drug than dabigatran than warfarin, सारे से ज्यादा अच्छा सेफ ड्रग इज नाउअडेज रिवरोक्साबैन. एंटीडोट, इसका कोई एंटीडोट अभी तक पाया गया नहीं है. उसी का सेम मॉलिक्यूल है एपिक्साबैन. ये भी सेम वैसे ही काम करते हैं, डायरेक्ट 10A इनहिबिटर. इसका हाफ लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवरोक्साबैन. इसका 7 to 9 आवर्स था, इसका 8 to 11 आवर्स है. पीक प्लाज्मा 1 to 3 आवर्स. Excellent bioavailability 66%, metabolized in liver 25%, apixaban renally excreted, no dose adjustment required.
इन अ रीनल फेल्यूर पेशेंट 75% बाय फीकल, क्योंकि ये मैक्सिमम फीकल रूट से एक्सक्रीट होता है तो किडनियां भी ज्यादा डैमेज नहीं करेगा और रीनल डिसीज में भी हम लोग इसको दे सकेंगे। तो एपिक्साबैन इज मोर सेफर ओवर रिवोरेक्साबैन। ठीक है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। यूजेस तो हमें पता चल गए कहाँ कहाँ पे यूज करना है सारे एंटीकोएगुलेंट्स। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, अनस्टेबल एंजाइना, रोमैटिक हार्ट डिसीज, एट्रियल फिब्रिलेशन, cerebrovascular disease, valvular surgery, prosthetic heart valves, renal vessels, thrombosis, defibrillation syndrome, disseminated intravascular coagulation, इन सब में हमें एंटीकोएगुलेंट्स यूज करने हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है एंटीकोएगुलेंट्स, ये हमारे सारे एंटीकोएगुलेंट्स हो गए। हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ थ्रोम्बिन, जिसमें हिपारिन, लो मोलिकुलर वेट हिपारिन एंड फोंडोक्सापेटिन आते थे। और डायरेक्ट में हमने देखा था थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में हिरुडिन, बिलिरुडिन, डेबिगेट्रन। डायरेक्ट इनहिबिटर्स रिवरोक्साबैन, एपिक्साबैन। एंड इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, वारफेरिन। डायरेक्ट में इतने सारे हैं, इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही है। डायरेक्ट में सिर्फ हमें इतना याद करना है कि वो थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है या थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है या टेने इनहिबिटर्स है। ये ओरल है और ये आईवी है। ये उसका डिटेल क्लासिफिकेशन, इसका आप चार्ट निकाल के पढ़ सकते हो। हर एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग दिया हुआ है। एंटीकोएगुलेंट्स ओरल कौन से हैं एंड पैरेंटल कौन से हैं। फिर पैरेंटल में दोनों डिवीजन, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ओरल के डिवीजन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। हमने अभी देखा था ओरल का इनडायरेक्ट में ये वीके मतलब विटामिन के एंटागोनिस्ट, मतलब यही विटामिन के एंटागोनिस्ट मतलब वारफेरिन। वारफेरिन को ही विटामिन के एंटागोनिस्ट बोलते हैं। फिर डायरेक्ट में हमने देखा था थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। थ्रोम्बिन मतलब 2, फैक्टर 2 इनहिबिटर्स में क्या आएगा, डेबिगेट्रन। ठीक है, फिर फैक्टर 10A में कौन सा आता था, रिवरोक्साबैन, एपिक्साबैन। ओके, फिर ये इजी हो जाएगा। ये आपको अगर चार्ट आ गया या फिर एंटीकोएगुलेंट्स पूछे, राइट अबाउट एंटीकोएगुलेंट्स, तो ये चार्ट आपको बनाना ही है। पैरेंटल, ओरल। फिर पैरेंटल में हमने देखा था इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में फिर अनफ्रैक्शनड हिपारिन, लो मॉलिक्यूलर हिपारिन एंड फोंडापेरिनॉक्स। डायरेक्ट में थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ठीक है, ऐसा आप चार्ट बना के लर्न कर लो, एक दो बार निकाल लेना। थ्रोम्बोलाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक, अभी आज का मेन टॉपिक था थ्रोम्बोलाइटिक एंड फिब्रिनोलाइटिक। देखते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतना बता देता हूँ। देखो बहुत इजी है थ्रोम्बोलाइटिक एंड फिब्रिनोलाइटिक, उसमें ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है कुछ, बहुत कम मॉलिक्यूल्स है। मेन हमें पता रहना चाहिए कि कैसे काम करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स, ये कैसे काम करते हैं। इसमें दो मैकेनिज्म है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। ये आप इतना टेंशन मत लो, सिर्फ बॉडी में कैसा थ्रोम्बस लाइस कैसा होता है उसको ध्यान दो। देखो हमारे बॉडी में प्लाज्मिनोजिन होता है। प्लाज्मिनोजिन हमारे प्लाज्मा में फ्लो होते रहता है। ये प्लाज्मिनोजिन है, ये हमारे प्लाज्मा में फ्लो होता है। तो हम लोग जब प्लाज्मिनोजिन को एक्टिवेट करते हैं, दिस आर द प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। सपोज जो मॉलिक्यूल स्ट्रेप्टोकाइनेस का, हम लोग जैसे कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आने के बाद अगर 6 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस की इंजेक्शन, यूरोकाइनेस की इंजेक्शन, आरटीपीए मतलब जो अभी नए मॉलिक्यूल है। व्हाट इज आरटीपीए, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, लाइक रिलेप्टेज, अल्टाप्लेज, टनिप्लेक्टेज। जो अभी नए मॉलिक्यूल, जो ब्लॉक क्लॉट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है, जो अभी न्यू कमर्स है, ये मॉलिक्यूल दे आर द एक्टिवेटर ऑफ प्लाज्मिनोजिन। इसका फुल फॉर्म क्या है, जो 50-60 हजार का एक इंजेक्शन आता है ना टनेक्टिप्लेज का, ये वही है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। उनका काम कुछ नहीं है, वो दवाइयों का काम क्या है, व्हाट दैट मेडिसिन सपोज टू डू। वो दवाइयाँ जो क्या करेंगे, हमारे बॉडी के प्लाज्मिनोजिन्स हैं, हमारे प्लाज्मा में रहते हैं, उसे एक्टिवेट करेंगे। क्या होगा प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेट होने से, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेट होने से दैट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेट जब होता है दैट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन का काम क्या है, जहाँ पे भी फिब्रिन है, जहाँ पे भी क्लॉट है, उसको उसको डिसॉल्व करना है ना। जैसे कि बॉडी में क्लॉट कहीं है, इंसोल्यूबल क्लॉट, इंसोल्यूबल है, तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में करना। ओके, तो एक्सट्रिंसिक मतलब हम लोग जो इंजेक्शन से बाहर से देते हैं। हमारे बॉडी में खुद भी कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे फैक्टर 12A, कैलिकेरिन एंड टीपीएस, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, definition: thrombolytics are a drug used to lyse a clot
to recanalize occluded blood vessels, mainly coronary artery. They act by activating natural fiब्रिनोलाइटिक सिस्टम, जो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम है उससे एक्टिवेट करती है और कैनल को ओपन करती है। देखो ये क्या डायग्राम, लुक कैसा होता है, जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिक फिब्रिनोलाइटिक डक्ट, हीमोस्टेसिस, थ्रोम्बोलाइटिक डक्ट, ये है फाइब्रिन है, ये क्या है, ये फिब्रिन का मोनोमर है, ये फिब्रिन का स्ट्रैंड है, फिब्रिन बना हुआ है। हमने क्या किया, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग पेशेंट को दे दिया, क्या होगा, फिब्रिनोलाइटिक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्या करेंगे, कन्वर्ट प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी रिलेप्टेज, अल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये प्लाज्मीन क्या करेगा, ये प्लाज्मीन क्या करेगा, जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम में देखो, ये जैसे कि ये जो दिख रहा है ना आपको, व्हाइट कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है, ये व्हाइट 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 है, प्लाज्मीन, प्लाज्मीन के कारण क्या हो जाएगा, ये ऊपर का जो मटेरियल है वो निकल जाएगा, ठीक है, एंड उसके फाइब्रिन से फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड डी डाइमर्स बढ़ जाएंगे। ओके, फिब्रिन ये प्लाज्मीन ये फिब्रिन को, ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, बट दिस शुड बी हैपन विद इन 6 आवर्स के अंदर देना है पेशेंट को, ये तो कुछ फायदा नहीं होगा। देखो ये कुछ नोट्स निकाले हुए हैं, मुझे लिखा हुआ है, आपको राइटिंग तो नहीं समझेगी, बट मैंने 3-4 बुक्स पढ़े तो कहीं मुझे दिखा नहीं, तो मुझे त्रिपाठी में से ही देखना पड़ा फिर, एंड जबकि ये समझेगा नहीं तब तक बाकी कुछ नहीं समझेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सारी की सारी, तो विल रीड वन बाय वन। फिब्रिनोलाइटिक्स कैसे काम करते हैं, फिब्रिनोलाइटिक्स ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझे तो सब समझेगा। दीज आर द ड्रग यूज्ड टू लाइज द थ्रोम्बी clot to recanalize the occluded blood vessels, mainly coronary artery. They are curative rather than prophylactic, work by activating the natural fibrinolytic system. They are curative, हमें किसी पेशेंट को प्रोफिलेक्टिकली नहीं देना है, उसको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग रोज स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं लगाएंगे, रोज टेनिप्टिप्लेज नहीं देंगे, वो क्यूरेटिव है, ब्लॉक हुआ तो देंगे। हेमोस्टैटिक प्लग ऑफ अ प्लेटलेट, 10 मिनट ऐसे, hemostatic plug of a platelet formed at the site of injury, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, hemostatic plug of a platelet formed at the site of injury to the blood vessels is reinforced by fibrin deposition to form a thrombus। जहां कहीं भी इंजुरी हुई ब्लड वेसल्स को, जहां वहां पे प्लेटलेट आएंगे, प्लेटलेट के ऊपर फिब्रिन का डिपोजिशन होगा और थ्रोम्बस बनेगा। ओके, वंस दिस रिपेयर इज ओवर, अगर फिर कुछ दिनों के बाद वो रिपेयर ठीक हो जाएगा, फिर वहां पे द फिब्रिनोलिटिक सिस्टम एक्टिवेटेड, फिर क्या हो जाएगा, वो फिब्रिन का काम तो हो गया, वो ब्लड वेसल हील भी हो गई, तो अभी उसके ऊपर जो फिब्रिन जमा हुआ है, वो फिब्रिन का तो अभी कुछ काम नहीं है, अननेसेसरी जमा हुआ है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होती है, उसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड टू रिमूव फिब्रिन। फिर अभी जो फिब्रिन जमा हुआ है उसको निकालने के लिए फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी बाय एंजाइम प्लाज्मीन। ये प्लाज्मीन हमारी बॉडी भी सिक्रेट करती है, जनरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मिनोजिन by tissue plasminogen activator by TPA, which is produced by primarily by the vascular endothelium। देखो इसको इजी करके बताता हूँ मैं, सपोज हमारे बॉडी में इंजुरी हुई, ब्लड वेसल्स अंदर से टूट गई, तो वहां पे प्लेटलेट आए और फिब्रिन आए, फिर ब्लड वेसल ठीक हो गई, ब्लड वेसल ठीक हो गई तो वहां पे अभी फिब्रिन तो जमा है, उसको तो निकालना पड़ेगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्लाज्मिनोजिन से प्लाज्मीन बनाती है, प्लाज्मिनोजिन से प्लाज्मीन बनाने के लिए उसे प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर लगता है, जिसको टीपीए बना बोलते हैं, और ये टीपीए बनाने का काम हमारे जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम है वो करते हैं। मतलब जो ब्लड वेसल के एंडोथेलियम ने प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर बनाया, एंड वो एक्टिवेटर ने प्लाज्मीन बनाया, और प्लाज्मीन ने सारे का सारा जो कचरा था फाइब्रिन का उसको साफ कर दिया। ये नॉर्मली हमारे बॉडी में ऐसा होता है, बट अभी हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कहीं बड़ा क्लॉट बना हुआ है बॉडी में और वो नहीं, हमारी बॉडी उसको नहीं निकाल पा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मिनोजिन सर्कुलेट इन अ प्लाज्मा एज वेल एज रिमेन बाउंड टू द फाइब्रिन। जो प्लाज्मिनोजिन है हमारे प्लाज्मा में फ्लो होते हैं एज वेल एज रिमेन बाउंड टू द फाइब्रिन, और जहां पे फाइब्रिन जमा हुआ है, जहां पे क्लॉट जमा हुआ है,
उसके ऊपर ये प्लाज्मिन जमा हो रहते हैं, चिपक के रहते हैं। तो फिर क्या होता है, टीपीए सिलेक्टिवली एक्टिवेट फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन विद इन थ्रोम्बस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, टैनिक्टिप्लेज हो गया, रेटिप्लेज हो गया, तो टीपीए मतलब यह इंजेक्शन, हमारे सारे के सारे टीपीए मतलब इंजेक्शन, वो क्या करेंगे, सिलेक्टिवली एक्टिवेट फिब्रिन। कौन से फिब्रिन को, फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन विद इन अ थ्रोम्बस, ऐसे जो थ्रोम्बस को ही अटैच है, ठीक है, जो प्लाज्मिनोजेन फिब्रिन जो थ्रोम्बस के ऊपर अटैच है, सिर्फ उन्हीं को करेंगे। अगर पूरे बॉडी वाले प्लाज्मिनोजेन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इंसान की तो डेथ ही हो जाएगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं वो वहां पे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए ये इंजेक्शन को बोलते हैं क्लॉट स्पेसिफिक, ब्लॉक स्पेसिफिक। जहां पे क्लॉट बना हुआ है वही फाइब्रिन को जाके तोड़ेंगे, नहीं तो पूरे बॉडी में ब्लीडिंग हो गया रहता इंजेक्शन देते बराबर। दैट्स व्हाई द नेम इज क्लॉट स्पेसिफिक, कम फ्रॉम दिस, बिकॉज वो कहाँ पे जाके ऐड करेंगे, ऐसे वाले प्लाज्मिनोजिन जो फिब्रिन को अटैच है, क्लॉट बने हुए हैं जहाँ पे। and any plasmin that leaks is inactivated by circulating antiplasmin। और बाकी के जो सारे बाकी कोई भी प्लाज्मिन है जो ब्लड में पहुंच रहे, उसे हमारे बॉडी का एंटीप्लाज्मिन डीएक्टिवेट कर देगा। फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिन इज नॉट इनएक्टिवेटेड बाय एंटीप्लाज्मिन। देखो फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर फिब्रिन के ऊपर हमने देखा था प्लाज्मिन है, is not inactivated by antiplasmin because of the common binding site for fibrin and antiplasmin. In general, venous thrombi are lysed more easily by than arterial, and recent thrombi respond better than 3 days old thrombi। मतलब अगर पेशेंट का अगर क्लॉट बना है तो उसको एज पर द गाइडलाइन 6 घंटे के अंदर आप दवाई दोगे तो वो ब्लॉक निकल जाएगा। अगर बहुत पुराना थ्रोम्बस है तो दवाई देने का कोई फायदा नहीं। 5 मिनट है। तो उसके फिर डिपेंड अलग अलग टाइप है। इंपॉर्टेंट फिब्रिनोलाइटिक्स आर स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये पुराने मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता था 8-10 हज़ार का। अभी नए मॉलिक्यूल है एल्टीप्लेज, रिलेप्टेज एंड टेनिक्टिप्लेज, जिसका इंजेक्शन 60 से 70 हज़ार के आते हैं। तो क्या था स्ट्रेप्टोकाइनेज में, स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन फ्रॉम द बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ थे, कहाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन अलग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिस टीबी में यूज होता है, दिस स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। याद रखना स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलो नहीं, स्ट्रेप्टो। इट इज इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव एज सच, वो एज सच तो इनएक्टिव होता है, कंबाइन विद सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन टू फॉर्म अ एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। वो वैसे इनएक्टिव होता है बट हमारे बॉडी में जब जाएगा वो प्लाज्मिनोजेन के साथ कंबाइन होगा और एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, विच कॉजेस प्लाज्मिनोजेन, और प्लाज्मिनोजेन का कन्वर्शन होगा प्लाज्मिन में, फिर वो ये प्लाज्मिन जाएंगे और उसके क्लॉट को निकाल देंगे। Anti-streptococcal antibody present due to the past infection inactivated some streptokinase। देखो अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी प्रेजेंट, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो उनके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज हो सकती है, ऐसे पेशेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेस काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी। लोडिंग डोज रिक्वायर्ड टी हाफ इज 30 to 80 मिनट। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एंटीजेनिक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से, ये प्रोटीन से बन रहा है, इसलिए ये एंटीजेनिक है। पेशेंट को रिएक्शंस आ सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस हो सकता है स्ट्रेप्टोकाइनेस से। रिपीटेड डोजेस लेस इफेक्टिव ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, जैसे कि अभी उसको सपोज पहली बार उसको अटैक आया, आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया, सेकेंड टाइम अटैक आया और आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया तो वो काम नहीं करेगा या काम कम कर सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, रूरल हॉस्पिटल में, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक टाइम दिया है, दूसरे टाइम देने के लिए उसको थोड़ा सा सोचना। Fever is common, hypotension and arrhythmia are reported due to this streptokinase. Not used too frequently, but least expensive। ये सस्ता है इसलिए आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज होता है। वाइडली यूज इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग नहीं यूज करते, वो अल्टाप्लेज और यूज करते हैं। क्या डोज है इसका, 2.5 lakhs 7.5 lakhs ऐसे यूनिट में आता है।
MI के लिए डोज है 7.5 to 15 lakhs IV इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर, 1 घंटे के ऊपर देना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 2.5 lakhs IV loading dose and 1 to 1 hour followed by 1 lakh IV 2 hourly। यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज आज हम लोग दोनों देख लेंगे सिर्फ, बाकी जो है नए मॉलिक्यूल है वो कल देखेंगे। यूरोकाइनेज कैसा काम करता है? इट इज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये इंसान के यूरिन से लेके बनाया हुआ एंजाइम है यूरोकाइनेज। तो फिर इसमें तो कोई कुछ नहीं देखता, कोई उनसे पेशेंट को क्या देख रहा है ना? तो पेशेंट का यूरिन अगर लोगों को बोल दिया कि वो इंजेक्शन से दे रहे तो भाग खड़े हो जाएंगे। दिस एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल, अभी ये किडनी सेल से बनाया जाता है, विच एक्टिवेट प्लाज्मिनोजेन डायरेक्टली, ये प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करता है। देखो मेरा नॉर्मल फिजियोलॉजी बताने का मतलब यही था कि ये कैसा होता है, ये अगर पता चले तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। प्लाज्मिनोजेन को स्टिमुलेट होने के कारण प्लाज्मिन बनता है और प्लाज्मिन फिब्रिन को खा जाता है। ओके, प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 10 to 15 मिनट्स, नॉन एंटीजेनिक, ये एंटीजेनिक नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन सेल से ही बना हुआ है, इसलिए रिएक्शंस कम आ जाएंगी, फीवर कम होगा, हाइपोटेंशन कम होगा, इसलिए इसमें फीवर कम है। ठीक है, थोड़ा बहुत एलर्जिक हो सकता है, हाइपोटेंशन कम से कम होता है। इंडिकेटेड इन स्ट्रेप्टोकाइनेज हैज बीन यूज्ड फॉर अर्लियर एपिसोड, देखो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट जिनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज पहले दिया गया है और उनके पास अल्टेप्लेस रिलेटेस खरीदने के पैसे नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को यूरोकाइनेज आप सोच सकते हो। यूरोकाइनेज का डोज 2.5 lakhs to 5 to 10 lakhs, 2.5 lakhs IV ओवर 10 मिनट MI के पेशेंट में, फॉलोड बाय 5 lakhs यूनिट फॉर 60 मिनट। वेनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 4400 IV पर केजी। ये डोजेस है, आप पढ़ सकते हो बाद में कल हम लोग देखेंगे सेकंड जनरेशन में अल्टीप्लेस, रिलेटिवप्लेस, टेनिक्टिवप्लेस कैसे काम करते हैं। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये काम कैसे करते हैं वो समझना ज्यादा जरूरी था।